Hello students, next you take free fall. Take a small stone, hold it in your hand. Which forces are acting on the stone? हाँ, सपोज तुमने एक स्टोन लिया, अपने हाथ के ऊपर तुमने अगर उसको पकड़ा, हाँ, अभी देखो ये पेन मैंने हाथ पे लिया है, इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं? दो फोर्स एक्ट हो रहा है इसके ऊपर। एक है ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा मेरा हाथ इसको ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, हाँ, उसको कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन। Now release the stone. What do you observe? What are the forces acting on the stone after you release it? Release करने के बाद में सिर्फ gravitational force act करता है. We know that the force of gravity due to earth acts on each and every object. When we are holding the stone in our hand, the stone was experiencing this force, but it was balanced by force that we are applying on it in opposite direction. As a result, the stone remained at rest. तो हम उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा था हमारे हाथ से, इसलिए द स्टोन वाज एट रेस्ट. वंस वी रिलीज द स्टोन फ्रॉम आवर हैंड्स, द ओनली फोर्स दैट एक्ट्स ऑन इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ एंड द स्टोन फॉल्स डाउन अंडर इट्स इन्फ्लुएंस. व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन, सपोज कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसके ऊपर सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, इट इज सेड टू बी फॉलिंग फ्रीली. हाँ, सो फ्री फॉल का मतलब पता हो गया. फ्री फॉल का मतलब है ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन द बॉडी. दस द रिलीज्ड स्टोन इज इन फ्री फॉल. इन फ्री फॉल द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो एंड गोस ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. ड्यूरिंग फ्री फॉल द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर ऑपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द buoyant फोर्स ऑल्सो एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट. हाँ, से सपोज कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्रीली नीचे की तरफ गिर रहा है तो उसके ऊपर एयर का फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में. फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर ऑपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द buoyant फोर्स ऑल्सो एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट. दस ट्रू फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम. buoyant फोर्स का मतलब क्या है? buoyant फोर्स, हाँ, एक बकेट पानी लेना और उसके अंदर एक थर्मोकोल का पीस डालने का. थर्मोकोल का पीस देखो ऊपर की तरफ आ जाता है. सी, ये बकेट पानी लिया हमने, इसमें एक थर्मोकोल का पीस डालने का. क्या हो जाएगा? ये बाहर की तरफ आ जाता है, वाटर उसको ऊपर की तरफ पुश करता है, इसको buoyant फोर्स कहते हैं. हाँ, उसी तरह कोई ऑब्जेक्ट, हाँ, सपोज ये एयर है, कोई ऑब्जेक्ट अगर एयर में गिर रहा है तो उसके ऊपर एयर के कारण buoyant फोर्स एक्ट होता है अपवर्ड डायरेक्शन में. सो फ्री फॉल में दो फोर्स एक्ट हो रहा है, एक है रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर एंड दूसरा है buoyant फोर्स. दस ट्रू फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम. हाँ, अंडरलाइन कर डालो, ट्रू फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम. फॉर ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट the velocity on reaching the earth and the time taken for it can be calculated by Newton's equations of motion. हाँ, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन हमको पता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. तो वो इक्वेशन हम कब अप्लाई कर सकते हैं हम? फॉर ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट. फॉर फ्री फॉल द इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 एंड द एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू g. Thus we can write the equations as v equal to gt. Equations हम लिख सकते हैं v equal to gt, s equal to half gt square, v square equal to 2gs. क्यों? क्योंकि u का वैल्यू 0 है. For calculating the motion of an object thrown upwards, acceleration is negative. हाँ, कोई ऑब्जेक्ट को अगर हमने ऊपर के डायरेक्शन में थ्रो किया तो एक्सेलरेशन नेगेटिव. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन नीचे है. सो वी हैव टू टेक इट एज माइनस जी. द मैग्नीट्यूड ऑफ जी इज द सेम बट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीसेस बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव एक्सेलरेशन. द मून एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मूविंग ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ. दस दे आर इन फ्री फॉल. तो मून और अदर आर्टिफिशियल सैटेलाइट, हाँ, वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, हाँ, तो दे आर मूविंग ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, दस दे आर इन फ्री फॉल.
हाँ, लेकिन वो ज़मीन के ऊपर गिरते नहीं है। क्यों नहीं गिरते, हमने पहले ऑलरेडी देखा है। हाँ, द वैल्यू ऑफ जी इज द सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स एट ए गिवन प्लेस ऑन द अर्थ। दस एनी टू ऑब्जेक्ट्स irrespective of their masses or any other properties when dropped from the same height and falling freely will reach the earth at the same time. सपोज दो ऑब्जेक्ट लिए हमने, बिल्डिंग के ऊपर से दो ऑब्जेक्ट को नीचे फेंका हमने। हाँ, एक का मास है 1 किलोग्राम, एक का मास है 2 किलोग्राम। तो कौन पहले पहुंचेगा? हाँ, बोथ विल रीच द अर्थ एट सेम टाइम। क्यों सेम टाइम? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। Galileo is said to have performed an experiment around 1590 in Italian city of Pisa. He dropped two spears of different masses from the leaning tower of Pisa to demonstrate that both the spears reaches the ground at the same time. When we drop a feather and a heavy stone at the same time from a height, they do not reach the earth at the same time. ऊपर से हमने एक फेदर और एक हेवी स्टोन दोनों को अगर हमने नीचे ड्रॉप किया, they do not reach at the same time. The feather experiences a buoyant force and a frictional force due to air, therefore floats and reaches the ground slowly, later than the heavy stone. The buoyant and frictional forces on the stone are much less than the weight of the stone and does not affect the speed of the stone much. तो buoyant force, frictional force stone के ऊपर एक्ट करता है लेकिन कम, और feather के ऊपर ज़्यादा। Recently, scientists performed this experiment in vacuum and showed that feather and stone indeed reach the earth at the same time. Scientists लोगों ने वैक्यूम में एक्सपेरिमेंट किया तो फेदर और स्टोन सेम टाइम नीचे आते हैं। हाँ, टेक दिस solved example. An iron ball of mass 3 kg is released from a height of 125 meter and falls freely to the ground. Assuming that the value of g is 10 meter per second square, calculate time taken by the ball to reach the ground, velocity of the ball on reaching the ground, height of the ball at half the time it takes to reach the ground. See first, given m is equal to 3 kg, distance travelled by the ball s is equal to 125 meter, initial velocity of the ball u is equal to 0, and acceleration due to gravity a equal to g equal to 10 meter per second square. See first question, हमको क्या पूछा है? टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। न्यूटन सेकंड इक्वेशन अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। s इज गिवन 125, u इज गिवन 0 प्लस हाफ, a इज गिवन इक्वल टू g विच इज इक्वल टू 10 टी स्क्वेयर। से राइट साइड में आएगा 5t स्क्वायर। 5t स्क्वायर आया 125, तो t स्क्वायर विल बी 125 अपॉन 5। 125 upon 5 is how much? 25. So we get t equal to 5 seconds. We got our first answer. The ball takes 5 seconds to reach the ground. Second question. According to Newton's first equation of motion, final velocity v equal to u plus at. सेकंड क्वेश्चन में हमको फाइनल वेलोसिटी पूछा है। वी शैल अप्लाई द फॉर्मूला v इक्वल टू u प्लस ए टी। u इज 0 प्लस a कितना है 10 और t हमने फाइंड किया कितना है 5। 10 इंटू 5 कितना है 50 मीटर पर सेकंड। सो द वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज 50 मीटर पर सेकंड। थर्ड क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन हाफ टाइम। द हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। Say half time is how much? T equal to 5 upon 2, which is 2.5 second. Ball's height at this time is s. According to Newton's second equation, s equal to ut plus half at square. So s is equal to 0 plus half into 10 into 2.5 का square. It is equal to 31.25 मीटर। अभी हमको क्या पूछा है उसने? हाइट। हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ टाइम 125 माइनस 31.25, ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड आ गया हमको। तो डिस्टेंस ट्रैवल कैसा आएगा? ये ऊपर से नीचे की तरफ से बॉल यहाँ से ड्रॉप किया हमने, यहाँ से टोटल हाइट कितना है ये 125। और बॉल यहाँ से यहाँ तक आया है। दिस डिस्टेंस वी हैव फाउंड 31.25। So what will be this distance? This distance will be
125 माइनस 31.25. सो द हाइट ऑफ द बॉल, हाइट यहाँ से नीचे से मेजर करते हैं हम. So height of the ball at half time is 125 minus 31.25, that is 93.75 meter. See example 2. A tennis ball is thrown up and reaches a height of 4.05 meter before coming down. What was its initial velocity? How much total time will it take to come down? Assume g equal to 10. See first given information. बॉल ऊपर जा रहा है और ऊपर से वापस नीचे आ रहा है. फॉर अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 0, क्योंकि ऊपर जाने के बाद में बॉल रुक रहा है तो वहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल इज 4.05 मीटर. सी इन क्वेश्चन इट इज गिवन रीचेस द हाइट ऑफ 4.05 मीटर. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल मीन्स यस इज गिवन 4.05 मीटर. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हियर वी हैव टू टेक माइनस जी. माइनस क्यों लिया? इन लास्ट सम हमने प्लस लिया था. लास्ट सम में नीचे की तरफ वेलोसिटी था एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे, इसलिए प्लस. हियर वेलोसिटी इज इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड जी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो यू हैव टू टेक इट एज माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यूजिंग न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. सो 0, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है, इट इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 10 इंटू 4.05. we get u square equal to 81, u equal to square root of 81 कितना आएगा 9. Initial velocity of the ball is 9 meter per second. Now consider the downward motion of the ball. Suppose the ball takes t seconds to come down. No, initial velocity of the ball is 0, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर उसका velocity था 0, u equal to 0. Distance traveled by the ball on reaching the ground, distance कितना है 4.05. As the velocity and acceleration are in same direction, we take a equal to g equal to 10 meter per second square. According to Newton's second equation of motion, s equal to ut plus half at square, or 4.05 is equal to u is 0, so 0 plus half 10 t square. T square equal to how much we get? 4.05 upon 5, क्योंकि सी 10 upon 2 कितना होगा 5 coming here it will become upon 5. So t square is equal to 0.81 or we get t equal to 0.9 second. So the ball will take 0.9 second to reach the ground. It will take the same time to go up. Thus टोटल टाइम टेकन इज 2 इंटू 0.9. ऊपर जाने के 0.9, नीचे आने के लिए 0.9. सो टोटल टाइम कितना लगेगा उसको 2 इंटू 0.9, दैट इज 1.8 सेकंड. याद रखने का, जितना टाइम ऊपर जाने के लिए लगता है उतना टाइम नीचे आने के लिए भी लगता है. नेक्स्ट यू टेक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. वी हैव स्टडीड पोटेंशियल एनर्जी इन लास्ट स्टैंडर्ड. The energy stored in an object because of its position or state is called potential energy. This energy is relative and increases as we go to greater heights from the surface of earth. So earth से जैसे हम ऊपर जाएंगे तो what happens? This energy is relative increases as we go to greater height from surface of earth. तो earth से जैसे ऊपर जाएंगे potential energy increase होता है. We had assumed that the potential energy of an object of mass m at a height h from the ground is mgh and on the ground it is 0. ये हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा था. पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh. When h is small compared to radius r of the earth, we can assume g to be constant and can use the above formula mgh. So h का वैल्यू अगर कम रहेगा तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. But for large values of h, the values of g decreases with increase in h. अगर h का वैल्यू ज़्यादा है, सपोज 10,000 किलोमीटर 5,000 किलोमीटर, तो वहाँ पर g का वैल्यू कम हो जाता है. For an object at infinite distance from the earth, the value of g is 0. अर्थ से अगर infinite distance पे गए तो वहाँ पर g 0 हो जाता है. And Earth's gravitational force does not act on the object. So it is more appropriate to assume the value of potential energy to be 0 there. So अर्थ से infinite distance पे g 0 हो जाता है,
then there we can take potential energy equal to 0. Thus, for smaller distances, that is heights, the potential energy is less than 0, that is it is negative. तो स्मॉलर डिस्टेंस और स्मॉलर हाइट के लिए पोटेंशियल एनर्जी को क्या करने का, लेस देन 0, इट इज नेगेटिव. हाँ, सो याद रखने का पोटेंशियल एनर्जी हम नेगेटिव में लेते हैं. हाँ, एट इनफाइनाइट 0, तो वहाँ से नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होते जाता है. 0 से कम क्या रहता है, माइनस. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, इट्स अ पोटेंशियल एनर्जी इज minus gmm upon r plus h. Here m and r are Earth's mass and radius respectively. हाँ, सो इसको बॉक्स कर डालो. दिस इज फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी. सो ये फॉर्मूला याद रखने का, Earth's ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच. जी का मतलब तो पता है तुमको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. कैपिटल एम इज मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम का मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट, कैपिटल आर मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ, एच का मतलब अर्थ के सरफेस से हाइट. हाँ, नेक्स्ट यू टेक एस्केप वेलोसिटी. वी हैव सीन दैट व्हेन ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ. द वेलोसिटी becomes 0 after reaching a certain height, and after that the stone stalls falling down. Its maximum height depends on its initial velocity. See, अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है तो स्टोन ज़्यादा हाइट तक जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी कम है तो कम हाइट तक जाएगा. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. v is equal to the final velocity of ball, it is equal to 0 and a equal to minus g. So 0 equal to u square plus 2 minus gs, and maximum height of the ball is s equal to minus u square upon 2g. So maximum height reached by the ball कितना रहेगा, minus u square upon 2g. Thus higher the initial velocity u, larger is the height reached by the ball. The reason for this is that the higher the initial velocity, the ball will oppose the gravity of the earth more, and larger will be the height to which it can reach. We have seen above that the value of g keeps decreasing as we go higher above the surface of earth. हम अर्थ से जैसा ऊपर जाएंगे g का वैल्यू कम होता है. Thus the force pulling the ball downward decreases as the ball goes up. बॉल जितना हाइट पे जाएगा उतना g का वैल्यू कम होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है. If we keep increasing the initial velocity of the ball, it will reach larger and larger heights, and above a particular value of initial velocity of the ball is able to overcome the downward pull by the earth and can escape the earth forever and will not fall back on the earth. This velocity is called escape velocity. हाँ, सो अगर हमने समझो वेलोसिटी इंक्रीज किया हमने तो ज़्यादा हाइट पे जाएगा, और इंक्रीज किया और ज़्यादा हाइट पे जाएगा. एट ए पर्टिकुलर वेलोसिटी व्हाट विल हैपन, बॉल ऐसे हाइट पे चल जाएगा जहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाता है. तो उसके बाद में बॉल नीचे गिरेगा ही नहीं, बॉल ऊपर जाएगा लेकिन नीचे नहीं गिरेगा. और वो वेलोसिटी को क्या कहते हैं, द वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी. हाँ, सो सपोज तुमने अगर एक बॉल लिया और उसको ऊपर फेंका एस्केप वेलोसिटी से, या एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी से, तो बॉल नीचे नहीं गिरेगा. We can determine its value by using the law of conservation of energy as follows. तो इसके वेलोसिटी का वैल्यू कितना है अभी हम फाइंड करने वाले हैं. हाँ, see, an object going vertically upwards from the surface of the earth having an initial velocity equal to the escape velocity escapes the gravitational force of the earth. हाँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और उसका इनिशियल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी है, देन इट एस्केप्स द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बीइंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिकम 0 ओनली एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ. ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी 0 कब होता है, at infinite distance from the earth. This means that for the object to be free from the gravity of earth, it has to reach infinite distance from the earth. That is, the object will come to rest at infinite distance and will stay there.
हाँ अभी देखो, फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा, हाफ m v स्क्वेयर। यहाँ पर v एस्केप लिखा हमने क्योंकि हम स्टोन को ऊपर थ्रो कर रहे हैं, कितने वेलोसिटी से, v एस्केप वेलोसिटी से, एस्केप वेलोसिटी हम थ्रो कर रहे हैं। सो ऑन सरफेस ऑफ अर्थ काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ m v एस्केप स्क्वेयर। पोटेंशियल एनर्जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ कितना रहेगा, माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, एच जीरो है, सो माइनस जी एम एम अपॉन आर। टोटल एनर्जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज हाउ मच, E1 which is kinetic energy plus potential energy which is equal to half mv escape square minus gmm upon r. At infinite distance from the earth kinetic energy कितना होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि वहाँ पर उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कितना रहेगा, माइनस जी एम एम अपॉन इन्फिनिटी। क्यों इन्फिनिटी आ गया, हाँ क्योंकि देखो आर प्लस एच, एच हो गया इनफाइनाइट डिस्टेंस, सो अपॉन इन्फिनिटी, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो। टोटल एनर्जी E2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू जीरो। सो ऑन सरफेस ऑफ अर्थ दिस इज द टोटल एनर्जी and at infinite distance the total energy is zero. From the principle of conservation of energy, E1 is equal to E2 half mv escape square minus gmm upon r equal to 0. So हम क्या करेंगे, माइनस को राइट साइड भेजेंगे तो इट विल बिकम प्लस gmm अपॉन r, हाफ को राइट साइड भेजा तो ऊपर जाएगा और ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा। सो वी गेट v escape square is equal to 2gm upon r और v escape इक्वल टू अंडर रूट 2gm अपॉन r। ये फॉर्मूला को बॉक्स कर डालो। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है अंडर रूट 2gm अपॉन r। इट इज इक्वल टू अंडर रूट 2gr। ये 2gr कैसे आया, हाँ ये gm अपॉन r का वैल्यू अगर हमने सब्स्टिट्यूट किया, हाँ सी स्मॉल g का वैल्यू क्या है, gm अपॉन r स्क्वेयर। ओके, सी स्मॉल g का वैल्यू कितना है, gm अपॉन r स्क्वेयर। तो gm का वैल्यू कितना रहेगा, gm का वैल्यू रहेगा g r स्क्वेयर। ये जी आर स्क्वायर का वैल्यू इसमें अगर हमने सब्सटीट्यूट किया तो कितना आएगा हमको, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 कैपिटल G के जगह लिखने का जी आर स्क्वेयर इंटू एम अपॉन r। ये r और ये r ये कैंसिल हो जाएगा, हाँ, और व्हाट इज लेफ्ट नाउ, gm का वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दिया, v इक्वल टू अंडर रूट 2 जी आर स्क्वायर अपॉन r, दिस r स्क्वायर r विल गेट कैंसल्ड, वी गेट v एस्केप, हाँ दिस इज एस्केप वेलोसिटी अंडर रूट 2gr, हमको फॉर्मूला आ जाता है। हाँ, सो दिस फॉर्मूला ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। एस्केप वेलोसिटी का दो फॉर्मूला है, एक है अंडर रूट 2 कैपिटल जी एम अपॉन आर एंड दूसरा अंडर रूट 2 स्मॉल जी आर। कैपिटल जी का मीनिंग है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड स्मॉल जी का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसका वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट किया तो अंडर रूट 2 9.8 6.4 10⁻⁶ दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ। हाउ मच वी गेट, इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। सो अगर तुमने एक बॉल लिया और ऊपर के डायरेक्शन में 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से अगर थ्रो किया तो बॉल नीचे नहीं गिरेगा। द स्पेसक्राफ्ट विच आर सेंट टू द मून और अदर प्लैनेट्स have to have their initial velocity larger than escape velocity so that they can overcome Earth's gravitational attraction and can travel to these objects। तो अगर कोई स्पेसक्राफ्ट को अगर हमको अगर समझो मून के ऊपर नहीं तो दूसरे प्लैनेट पे भेजने का है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जो रहता है एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, टेक एग्जांपल 1, कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून given the mass and radius of the moon to be 7.34 10⁻22 kg and 1.74 10⁻6 meter respectively। See, capital G है 6.67 10⁻⁻11, mass of moon है 7.34 10⁻22 kg, radius of moon दिया है r 1.74 10⁻6। escape velocity का फॉर्मूला है v escape इक्वल टू अंडर रूट 2gm अपॉन r। 2 कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 10⁻11। कैपिटल जी का वैल्यू अर्थ के ऊपर भी सेम रहता है, मून के ऊपर भी सेम रहता है। मास ऑफ द मून इज गिवन 7.34 10⁻22,
अपॉन रेडियस ऑफ मून इज गिवन 1.74 10⁻⁶। हाँ, इसको अगर हमने फाइंड किया तो इसका आंसर आएगा 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। सो एस्केप वेलोसिटी ऑन द मून इज 2.37 किलोमीटर पर सेकंड, और अर्थ के ऊपर कितना है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड।